एक आदमी है, उसने रिलायंस की जियो कंपनी में सिर्फ 48 करोड़ रुपए लगाए। आज उस हिस्सेदारी की कीमत करीब 5800 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रिलायंस की जियो शेयर बाजार में उतरने वाली है और ये रातों रात बन जाएंगे अरबपति। कौन है महेंद्र नाहटा और जियो में ऐसा क्या होने वाला है? ना उन्होंने रिलायंस की जियो बनाई, ना ही जियो में हजारों करोड़ों झोंके, फिर भी अब इस कंपनी की वजह से उनकी एक ऐसी कमाई होगी, करीब 12,000% का प्रॉफिट, कि बड़े बड़े लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। आखिर कौन है ये? रिलायंस की जियो में क्या बड़ा होने जा रहा है? आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the talented photographer. The world comes together at Sharda University. महेंद्र नाहटा, शुरू से शुरू करते हैं। 1987 में टेलीकॉम इंडस्ट्री में उतरे, एक कंपनी खड़ी की, नाम रखा HFCL, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस। 2007 में उन्होंने एक और कंपनी बनाई, इन्फोटेल ब्रॉडबैंड। 2010 में इन्फोटेल ने सरकार की एक नीलामी में हिस्सा लिया। पूरे देश के 22 सर्कल्स में 4G ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम की नीलामी। इन्फोटेल जीत गई 12,872 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम। जीत के कुछ टाइम बाद ही रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इन्फोटेल में 95% हिस्सा खरीद लिया, 4,800 करोड़ रुपए में। स्पेक्ट्रम का पैसा भी रिलायंस ने चुकाया। 2015 में अब आप ये देखिए कि वो कंपनी बाजार में आई, उसने स्पेक्ट्रम जीता, उसके वो जीतते ही रिलायंस ने उस कंपनी में 95% शेयर ले लिया। फिर 2015 में CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने संसद में एक रिपोर्ट रखी जिसमें सरकार के टेलीकॉम विभाग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए कि नीलामी जीतने के कुछ घंटों में ही ये ट्रांजैक्शन कैसे हुआ। महेंद्र नाहटा के हाथ में बचा था सिर्फ 5%। फिर आते हैं 2019 में एक नई कंपनी बनी। अब हम जियो की बात कर रहे हैं, महेंद्र नाहटा की नहीं, रिलायंस की जियो की। 2019 में एक नई कंपनी बनी, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। रिलायंस जियो इन्फोकॉम उसकी सब्सिडियरी बनी, उसके अंदर एक और कंपनी बनी, यानी उसके नीचे की कंपनी। फिर 2020 में इन्हें जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर मिले। किन्हें? महेंद्र नाहटा को। कीमत थी 10 रुपए पर शेयर। टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 48 करोड़ रुपए। मेटा यानी फेसबुक को भी जियो के शेयर मिले थे। इसके बाद गूगल आया, सऊदी अरब का जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है वो आया, KKR आया। 13 बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने मिलकर 1,52,056 करोड़ रुपए लगाए। और महेंद्र नाहटा के 48 करोड़ रुपए की एक प्रिडिक्टेड वैल्यू जो उन्होंने 2020 में लगाए थे, उनकी जो वैल्यू है वो आज 5,800 करोड़ रुपए बताई जा रही है, 121 गुना रिटर्न। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जियो अब शेयर बाजार में आ रही है IPO के जरिए। IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर आम जनता को बेचती है। और ये कोई नॉर्मल IPO नहीं है, ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा IPO हो सकता है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। 19 जून 2026 को रिलायंस इंडस्ट्रीज की 49th एनुअल जनरल मीटिंग हुई। मुकेश अंबानी ने उसी मंच से ऐलान किया कि जियो प्लेटफॉर्म्स का DHRP, उसी दिन सेबी जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो रेगुलेटर है शेयर मार्केट का, कैपिटल मार्केट का, वहां उन्होंने अपनी जो DHRP थी वो फाइल कर दिया। DHRP यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, वो डॉक्यूमेंट जो किसी भी कंपनी को IPO से पहले सेबी को देना पड़ता है। इसमें कंपनी अपनी पूरी फाइनेंशियल डिटेल, जोखिम और शेयर का जो पूरा ब्यौरा होता है वो पब्लिक के सामने रखती है। इस IPO का स्ट्रक्चर क्या है? 27 करोड़ नए शेयर इशू होंगे, 10 रुपए की फेस वैल्यू, और ये पूरी तरह एक फ्रेश इशू है, यानी कंपनी खुद नए शेयर जारी कर रही है और कोई पुराना इन्वेस्टर अपने शेयर नहीं बेच रहा। नाहटा नहीं बेच रहे हैं, मेटा नहीं, गूगल नहीं, सब अपनी अपनी जगह है। पूरा पैसा सीधे कंपनी में जाएगा। वो पैसा लगेगा रिलायंस जियो इन्फोकॉम का कर्ज चुकाने में और बाकी AI इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए। IPO का प्रेडिक्टेड साइज 35,000 से 40,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। अब थोड़ा समझते हैं कि जियो प्लेटफॉर्म्स क्या है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी है और रिलायंस जियो इन्फोकॉम, वो जियो जिसका सिम आपके फ़ोन में है, वो जियो प्लेटफॉर्म्स की सब्सिडियरी है। सिंपल समझते हैं, यानी ऊपर रिलायंस, उसके नीचे जियो प्लेटफॉर्म्स, उसके नीचे जियो इन्फोकॉम। IPO आ रहा है जियो प्लेटफॉर्म्स का, जियो इन्फोकॉम का नहीं। और ये कंपनी सिर्फ टेलीकॉम नहीं है, 52 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर्स हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिंगल कंट्री टेलीकॉम ऑपरेटर है, चाइना मोबाइल के बाद। कनेक्टिविटी के अलावा जियो एयर फाइबर से घर घर ब्रॉडबैंड है, एंटरप्राइज क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी है, जियो सिनेमा और डिजिटल एंटरटेनमेंट है, और अब AI इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड कंप्यूटिंग। मुकेश अंबानी ने कंपनी की लीडरशिप अपने तीनों बच्चों को दी है। आकाश अंबानी टेलीकॉम और सैटेलाइट देखेंगे, ईशा अंबानी रिटेल और कंज्यूमर, और अनंत अंबानी क्लीन एनर्जी।
का जो सेगमेंट है वो देखेंगे। निवेशकों की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का करीब 66% जो हिस्सा है वो है जियो प्लेटफॉर्म्स में। निवेशकों की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का 66% हिस्सा है, मेटा का करीब 10%, गूगल का 7.7%, सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड का कुछ 2.3%, उसके बाद KKR, सिल्वर लेक, जनरल अटलांटिक, मुबादला, ADIA, TPG समेत कई और भी इन्वेस्टर्स हैं। जो टॉप 10 शेयर होल्डर्स हैं उनके पास मिला के कुछ 97% हिस्सा है। अब सवाल ये है कि रिलायंस के शेयर होल्डर्स के लिए इसका क्या मतलब है। देखिए, ये एक फ्रेश इशू है, OFS नहीं। OFS यानी ऑफर फॉर सेल, जिसमें पुराने निवेशक अपने शेयर बेचते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है तो रिलायंस के शेयर होल्डर्स को सीधे कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन एक सीधा फायदा है। जो DHRP है जो कंपनी ने फाइल किया है, उसमें रिलायंस के शेयर होल्डर्स के लिए एक अलग रिजर्वेशन कैटेगरी है। जिनके डीमैट अकाउंट में रिलायंस के शेयर हैं वो जियो IPO में एक अलग कोटे से अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें जनरल रिटेल से बेहतर अलॉटमेंट के चांसेस होते हैं। रिकॉर्ड डेट अभी अनाउंस नहीं किया गया है। इसके अलावा जियो की जो पब्लिक लिस्टिंग है उससे रिलायंस की बैलेंस शीट में जो छुपी हुई वैल्यू है वो पब्लिक होगी। लेकिन यहाँ एनालिस्ट्स एक वार्निंग भी दे रहे हैं। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के मुताबिक बाजार रिलायंस पर 20% का होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट लगाता है। ये डिस्काउंट तब लगता है जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जरिए वैल्यू होल्ड करती हो, बाजार उसे थोड़ा कम आंकता है। तो जियो की वैल्यूएशन चाहे जितनी ऊंची हो, रिलायंस का शेयर उसे पूरे प्रोपोर्शन में शायद नहीं ऊपर होगा। अब बात करते हैं कि IPO आएगा कब। सेबी अभी DHRP रिव्यू करेगी, इसमें 30 से 75 दिन लग सकते हैं। उसके बाद एक प्राइस बैंड आएगा, यानी वो रेंज जिसमें आप शेयर के लिए बोली लगा सकते हैं। अभी भी टाइमलाइन के हिसाब से लोग कह रहे हैं कि सितंबर-अक्टूबर 2026 में लिस्टिंग पॉसिबल है। कंपनी के वैल्यूएशन को लेकर बहुत सारे डिस्कशंस चल रहे हैं, अभी कोई एक राय बनी नहीं है। मोतीलाल ओसवाल का अनुमान है कि 114 अरब डॉलर के आसपास हो सकती है। डोलत कैपिटल ने 110 अरब डॉलर कहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने 160 अरब डॉलर तक की बात कही है। और महेंद्र नाहटा, जिनसे आज की कहानी शुरू हुई, जिन्होंने HFCL बनाई, इन्फोटेल से स्पेक्ट्रम जीता, रिलायंस को दरवाज़ा दिखाया और पीछे हट गए, उनके 48 करोड़ रुपए का वो हिस्सा आज 5800 करोड़ रुपए बनने की राह पर है। जियो IPO सिर्फ एक लिस्टिंग नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये इंडिया के टेलीकॉम और फ्यूचर टेक्नोलॉजी, AI, क्लाउड कंप्यूटिंग के मार्केट की तस्वीर भी बदल सकता है। अब ये मौका आपके सामने भी है, लेकिन फैसला आपका है। प्राइस बैंड आए, वैल्यूएशन देखिए, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन समझकर सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से समझ के अपना पैसा इन्वेस्ट करें। बाकी आप इस अपॉर्चुनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।